ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ PDF ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು PDF ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, इंटरनेट का अर्थ या मतलब क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट के द्वारा किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेजा जा सकता है. इंटरनेट का असर किस पर पड़ा है? बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट का असर पड़ा है. 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. वीडियो कॉन्फ्रेंस या काल्पनिक सभागार में एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. ई गवर्नेंस का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. सोशल नेटवर्किंग के बारे में आप क्या जानते हैं? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा रखा है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी मिलती है. इन्हें व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या सहायता मिलती है? व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. बैंकिंग में इंटरनेट द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. समाज के किन किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? इंटरनेट चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है. जहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का योगदान है. संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा महत्व है. इसके द्वारा दूर के रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई भी विचार, विषय, स्थिर चित्र या वीडियो भी आसानी से कम खर्च में भेजी जा सकती है. ಇನ್ನು 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು इंटरनेट ना लाभ, इंटरनेट एक वरदान है कैसे, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है कैसे ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ इंटरनेट ना निबंधದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया में किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाता है. व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. इंटरनेट आज चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है. देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का योगदान है. अनुरूपता ನೋಡಿ, फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप, इंटरनेट अंतर्जाल, कंप्यूटर संगणक यंत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय, ई प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग, सरकारी आदेश, ई प्रशासन, ई गवर्नेंस प्रशासन का यथावत विवरण, वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗ, ವಚನ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ. सो इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. सो ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, आज का युग इंटरनेट का युग है. आज इंसान के लिए खान पान जितनी ज़रूरी है, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ भी उतना ही आवश्यक हो गया है. ಇಂದಿನ ಯುಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ईमानदारों के सम्मेलन में. लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? 150 रुपये बचाने के लिए लेखक दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे. परसाई जी को कहाँ ठहराया गया था? परसाई जी को होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया था. ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात था. लेखक धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक धूप का चश्मा टेबल पर रखा था. लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने में दबाकर सोए. 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिए? एक शहर में ईमानदारों के सम्मेलन में आयोजन हुआ था. आयोजकर्ता लेखक को कार्यक्रम उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण दिए, क्योंकि आयोजकर्ता समझते थे कि लेखक देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. आयोजकर्ता लेखक को आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने वाले थे और आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करने वाले थे ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಯಸ್ लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? लेखक जब स्टेशन पहुंचे तब उनका खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं उनको पहनाई गई. तब लेखक ने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो ये फूल मालाएं बेच लेता. न लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? सम्मेलन में लेखक के सभी सामान चोरी हो गया था. ताला तक चुरा लिया गया था. अब वे ही बचे थे. अगर वे वही रुके तो उन्हीं को चुरा लिया जा सकता था. यह सोचकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया. इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ಅಲ್ಲಿ मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. कार्यक्रम में जब चोरियां होने लगी तब मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है. तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है. यह ईमानदारों का सम्मेलन है. बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी. तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो हम उन्हें रोक सकते हैं. पहला दिन चप्पलें गायब, दूसरे दिन चादर गायब, तीसरे दिन कंबल गायब, चौथे दिन धूप का चश्मा गायब. रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन, रेलगाड़ी पटरी, हवाई जहाज आसमान. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೂ ಮಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इन्हें दुनिया में पहला मकान सिंगापुर आदिवासी कहाँ के निवासी थे? उत्तर पूर्वोत्तर भारत. सबसे पहले आदमी को बनाना किसने सिखाया? पशु पक्षियों ने. दोनों दोस्तों ने क्या तय किया? मकान बनाना. सबसे पहले आदमी कहाँ रहते थे? गुफाओं में. दोनों दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? हाथी से. हाथी ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जैसे मेरे पैर हैं. दोनों दोस्तों ने जंगल की ओर क्यों चल पड़े? मकान बनाने की जानकारी पाने के लिए. मकान बनाने की जानकारी दोनों दोस्तों को किनसे मिला?
हाथी, सांप, भैंस और मछली। आदिवासी दोस्तों का नाम क्या था? किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम। मछली कहाँ तैर रही थी? तालाब में। भैंस ने भैंसा का पंजर दिखाकर क्या कहा? जैसे इस पंजर में चारों पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह चार मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो अंतइत्तु। इन किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह था कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों ने हाथी के साथ किसके बारे में चर्चा की? दोस्तों ने हाथी के साथ मकान बनाने के बारे में चर्चा की। वे हाथी से जानना चाहते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है। हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? हाथी दोस्तों को बोला कि इसमें क्या कठिनाई है, पेड़ों से लकड़ी की इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं, और आगे की बात मैं तो नहीं जानता। सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? सांप ने दोस्तों को सुझाव दिया कि ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ। दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता। भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? भैंस के पंजर से दोस्तों को यह जानकारी मिली कि जैसे भैंस के पंजर चारों पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह चार मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए। मछली ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? मछली ने दोस्तों को इस प्रश्न का इस उत्तर दिया कि आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत से पत्तियाँ तोड़ लो, इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा लो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा, दुनिया में पहला मकान डॉक्टर विजया गुप्ता। मछली तैरना, सांप रेंगना, हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर, मछली पानी, सांप बिल। ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? साधुराम। धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन। रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या कर रहा था? दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। रोबोनील का मुलाकात किससे हुई? रोबोदीप से। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम क्या था? झबरू। रोबोनील और रोबोदीप किससे मिलने गए? रोबोजित से। वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए? आइजैक आसिमोव। साधोराम कौन था? धीरज सक्सेना परिवार के नौकर। साधोराम को अस्पताल में क्यों भर्ती करना पड़ा? या साधोराम को क्या हुआ था? एक दिन साधोराम चलती बस से गिरने से खतरनाक चोट लग गई, इसलिए साधोराम को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना परिवार के मुखिया का नाम क्या था? धीरज सक्सेना। धीरज सक्सेना को कौन सा रोबोट चाहिए था? बुद्धिमान रोबोट। धीरज सक्सेना ने रोबोनील को कहां से लाया? रोबोटनिक्स कॉर्पोरेशन। रोबोनील कौन था? इस सक्सेना परिवार के घर में काम करने वाला रोबोट। रोबोदीप कहाँ काम करता था? शर्मा परिवार के घर में। रोबोनील क्यों चौंक गया? रोबोदीप की बातों सुनकर रोबोनील चौंक गया। रोबोजीत कौन था? रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी के मालिक। रोबोटिक्स संघ के बैठक में क्या तय हुआ? कि नौकर को घर में फिर से रखा लिया जाए। रोबोदीप खुश से रोबोनील को क्या बोला? रोबोदीप से कहा, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। न धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. नाती पोतों का होमवर्क कराने, वर्ड प्रोसेसर का काम संभालने। रोबोदीप ने रोबोनील से क्या कहा? रोबोदीप ने रोबोनील से कहा कि तुम्हारे आने से पहले साधोराम नाम का सेवक सक्सेना परिवार में काम करता था, वह अब अस्पताल में है। सक्सेना बता रहे थे कि वह अब साधोराम की छुट्टी कराने वाले हैं. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? तो नोड़ी, उनके घर में साधोराम नामक एक सेवक था. अचानक चलती बस से गिरकर खतरनाक चोट आ गई, वह अस्पताल में भर्ती हुआ. सक्सेना परिवार बहुत बड़ा था और घरेलू कामकाज के लिए, नाती पोतों को होमवर्क कराने के लिए, वर्ड प्रोसेसर का काम कराने के लिए बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत धीरज सक्सेना को थी. ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಂಪನಿयों के मालिक के बीच हलचल क्यों चल पड़ी? ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥಾ का सार, ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. शेरों को टहलाना रोबोनील, जबरों को घुमाना रोबोदीप, मुखिया धीरज सक्सेना, ಸೇವಕ್ ಸಾಧುರಾಮ್. ಇವಿಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾಕ್ಕೆ ಸಾಹಸಗಾಥದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆ 70 ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದವಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬರವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಪಾಠ ಜಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಬಾಲಶಕ್ತಿ, ಅದು ಪಾಠದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಬಾಲಶಕ್ತಿದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಅಂಕಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. 1 ಅಂಕದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೇಗನ್ಸಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು